So class 12th for the session 2021 to 2022 ये आपका सिलेबस है। अब देखो 2020 और 21 के सेशन में भी सेम सिलेबस था। द सिलेबस वाज सेम बट 30% रिडक्शन की वजह से कुछ पोर्शंस जो हैं वो कट गए थे और आपका जो पूरा इकोनॉमिक्स है ना वो दो पार्ट में बटा हुआ है, मैक्रो और इंडियन। इंडियन से कुछ चैप्टर्स कम हो गए थे, कुछ पोर्शंस कट गए थे। मैक्रो मोस्ट प्रोबेबली जैसा था बिल्कुल उसी तरीके का था। ठीक है। सो अभी जो हम लोग देखेंगे वो आपके टर्म यानी कि 2021 टू 2022 का टिपिकल सिलेबस आपके सामने है। तो सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पे आपको जो कॉलम है यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने कितने मार्क्स कौन से चैप्टर के लिए स्टिपुलेटेड है एंड साथ में आपको दिख जाएंगे फाइन कि कितने पीरियड्स एज इन कितने क्लासेस आपको स्कूल के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। ऑफ कोर्स वो वैरी करता है, तो हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए मार्क्स मैटर करता है, हमारे लिए ये कंटेंट मैटर करता है यानी चैप्टर्स। फाइन, ओके। Okay, now these are the chapters which you can see. Okay, the first one being the national income. The second chapter is money banking, money and banking. उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वाओ मैम, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स में सब कुछ खत्म। ये 5 चैप्टर अपने आप में एक पूरा संसार बसा के रखे हैं। ठीक है। सो अगर आपको 10 6 12 6 ऐसे करके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना मार्क्स के, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नेशनल इनकम चैप्टर इम्पोर्टेंट है। टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स के आपके ओके सिलेबस में, मतलब 40 मार्क्स आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें दो डिवीजन 40 फॉर मैक्रो एंड 40 फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये 40 मार्क्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करता है। फाइन। उसके बाद आप अगर देखो तो आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। मैं इजी या टफ नहीं बोलूंगी, ये डिफरेंट है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एवरीथिंग व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल। जो हमारी इकोनॉमी में बहुत प्रैक्टिकल चीजें चल रही होती है उसके बारे में आप थ्योरी पढ़ते हो, साथ साथ में आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हो। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडियन इकोनॉमिक्स आपके एकदम एंशियंट इकोनॉमिक्स से डिराइव किया हुआ है कि आपके इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिनेरियो था, आपका इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हुआ है और कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। इट इज थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पुश करता है ये। ओके, ना यहाँ पे देखने के लिए तो आपको 3 चैप्टर्स दिख रहे हैं क्लियरली कि हाँ चलो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, यहाँ पे करंट चैलेंजेस है एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एक कंपैरिजन है जो आपके नेबर्स से होता है। बट अगेन आई वुड से कि इन चैप्टर्स में बहुत सारे लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। फाइन। सो अगर इन चैप्टर्स को आप अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में तो आपको ये 3 ही दिख जाएंगे, बट अगर आप पब्लिशर्स के बुक देखोगे तो आपको 11 12 चैप्टर्स इसमें दिख जाएंगे। ओके, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जो कि सो सबसे हाईएस्ट मार्क्स या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेटेज जो चैप्टर रखता है वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, और ये भी टोटल में मिला करके 40 मार्क्स का है which makes your 80 marks complete. So this was a basic syllabus introduction. I hope this is very clear to you. Moving forward, आज हम लोग कौन से चैप्टर को डील करेंगे, किस चैप्टर के संग विल लर्न थिंग्स, वो अभी हम एक बार के लिए डिसाइड करेंगे। ओके, so the chapter which we'll be covering is balance of payment. Okay, now
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यू, इसकी पहले की जितने भी चैप्टर्स अगर उसके डेमोज वगैरह अगर आपको देखने हैं तो यू कैन गेट इट ऑन यूट्यूब @k plus classes. Okay. Now, moving forward, balance of payment actually है क्या? Okay. What do you mean by balance of payments? होता क्या है वो? मैम बैलेंस का मतलब पता है हमें, पेमेंट का मतलब भी पता है, तो शायद हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पता है। द आंसर इज नो। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट अकाउंट है जो कोई भी कंट्री मेंटेन करती है ताकि वो अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को, आई रिपीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट अकाउंट है जो कोई भी कंट्री मेंटेन करती है अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। फाइन। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक बेसिक डेफिनेशन दिखेगा जो कि उसको जस्टिफाई करता है। आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, या तो पॉज कर लो, इसको पढ़ लो एक बार ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो तुमको सब कुछ और भी बहुत ज्यादा क्लियर हो। ओके, कैन यू डू दैट? जस्ट डू इट फॉर मी। ओके, आई होप आपने पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे आप। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ठीक है? किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। ओके मैम, बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंस ऑफ द फॉरेन कंट्री, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। अब ये क्या क्या बोला है यहाँ पे ना, अच्छे से ध्यान से समझो। पहले तो सबसे पहले बोला कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ओके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, ओके, कंट्री के रेसिडेंट्स का और फॉरेन रेसिडेंट्स के बीच का, ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। मैम यानी कीवर्ड आप बोल रहे हो 1 2 3 4 एंड 5 है, एग्जैक्टली exactly. ये 5 कीवर्ड्स है आपके आंसर का कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। अब मैम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? ट्रांजैक्शंस बेटा देखो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज समथिंग जो कि जिसमें रुपया दोनों तरफ से इन्वॉल्व होता है, यानी कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो बदले में यू आर गेटिंग सम कंसिडरेशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप किसी को कुछ दे रहे हो बिना किसी भी कंसिडरेशन के। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव माई ब्रदर, ओके, सो ही इज इन क्लास 7 राइट नाउ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, एक बेसिक एग्जांपल है, ओके, बिकॉज आई प्रोवाइड देम द सर्विसेज, ओके, एंड दे और दे पेरेंट्स पे मी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस। बट मेरे भाई के साथ वही चीज मेरे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं उसको जरूर पढ़ाती हूँ बट आई डोंट गेट एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न। आई डोंट चार्ज, ओके फाइन, मैं खुद को ही दूंगी क्या? नॉट पॉसिबल। नाउ so this is a non-economic activity and the first one यानी मेरे students के संग जो है वो economic activity है। now हम economic ही activities को record करते हैं, ये systematically record होता है सारे economic transactions का। किसके किसके बीच में? मैम कंट्री के जो रेसिडेंट्स, हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं वो, और किसके बीच का मैम? जो फॉरेन रेसिडेंट्स है ना उनके बीच का। यानी कि किसके किसके बीच का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? कंट्री के रेसिडेंट्स और फॉरेन रेसिडेंट्स के बीच, यानी मैम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हैं। आंसर इज यस। तो ये क्या मैम किसी भी टाइम का होता है? नहीं, एक स्टिप्यूलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ 1 ईयर, कुछ भी, एक पीरियड ऑफ टाइम का, ओके, एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ओके। Now these things are very important when you're writing the answers ना, क्योंकि ये एक डेमो लाइव है, ओके। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं पूरा चैप्टर कवर करूँ, मैं इतना चाहती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को ऑफ कोर्स कवर करने में हमें टाइम लगेगा, मैं इतना चाहती हूँ कि जितना आप पढ़ो, ओके, उसको आप एकदम डिटेल में पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि आपको पूरे अच्छे से समझ आए एंड आप उसको प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि आपके बोर्ड्स ड्यू हैं कब? 2022 में। यू हैव हेल लॉट ऑफ टाइम।
बट इसमें पढ़ के भूलना ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मैं वो नहीं चाहती हूँ। और हमारे सेंटर पे ऐसा होता भी नहीं है बिकॉज ऑफ रेगुलर टेस्ट एंड स्टफ, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो वो पॉसिबल मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको एक बार के लिए इसको याद करना है, अपने से खून में से बसा लेना है सारे के सारे कीवर्ड्स को, ताकि आप जब लिखो उसको तो वो एक अलग इम्पैक्ट लाए। नाउ यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। अब when we are talking about international transactions, okay, when we are talking about international transactions, बहुत सिंपल सी बात है कि मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आएगा ही आएगा, ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आएगा ही आएगा। अब जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन चीजों की बात कर रही हूँ, तो मैं एक बार फिर से चाहती हूँ कि यहाँ पे जो नोट है इसको आप एक बार के लिए रीड करो। वीडियो पॉज करो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप लाइव बैच अटेंड कर रहे हो तो एक सेकंड के लिए मैं रोक रही हूँ। इसको आप एक बार के लिए रीड करो, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ताकि मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। फाइन, ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अभी एक बार के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या चीज है जो मिसिंग थी, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आपने एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा मेरे से, ठीक है। एनीथिंग विच ट्रांसफर्स वैल्यू, जहाँ पे दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो। एक, आपने एक सामान खरीदा और दूसरे दूसरे ने एक सामान बेचा। उसने आपको सर्विस दी या सामान दिया, या तो सर्विस दिया होगा या तो गुड्स दिया होगा, ठीक है। और बदले में आपने उसको कंसिडरेशन दिया होगा जो उसको चाहिए होगा। यही होता है। तो जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वैल्यू का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये तो बेसिक सिंपल, ठीक है। अब कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं अपने, यानी इंडियन, एग्जाम्पल हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडियन रेसिडेंट्स और फॉरेन रेसिडेंट्स के बीच में जो भी क्या हो रहा होगा, आदान प्रदान, ट्रांजैक्शंस जो हो रहे होंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट्स और फॉरेन रेसिडेंट्स के बीच में, यहाँ पे अगर सर्विसेज, ठीक है, इंडिया वाले अगर सर्विसेज बाहर भेज रहे हैं तो बदले में फॉरेन रेसिडेंट्स उनको कंसिडरेशन भेजेंगे। वाइस वर्सा, अगर फॉरेन रेसिडेंट सर्विसेज या गुड्स इंडिया वालों को भेज रहे हैं तो इंडियन रेसिडेंट्स फॉरेन रेसिडेंट्स को एक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि एक ट्रांजैक्शन करेंगे, एक अमाउंट भेजेंगे फॉर कंसिडरेशन, राइट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी यही आ जाता है। व्हेन वी, ठीक है, जब हम इंडियन रेसिडेंट्स जब कोई चीज बाहर सेल करते हैं, ठीक है, अब वो चाहे गुड्स हो या चाहे वो सर्विसेज हो, तो इस प्रोसेस को वी से एज एक्सपोर्ट, ठीक है। और जब हम ही बाहर से, ठीक है, बाहर से किसी चीज को परचेज करते हैं, ओके, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। ओके मैम, हम यहाँ से बाहर कुछ भेजेंगे, हम यहाँ से बाहर कुछ भेजेंगे, उस चीज को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो बाहर से हम मंगवाएंगे, बट मैम एक वर्ड तो आप बार बार भूल रही हैं, फॉर कंसिडरेशन, एग्जैक्टली माय पॉइंट, फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, उस चीज को हम इम्पोर्ट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही सारे वर्ड्स तो हमने सीखे थे कि वो स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है मैम। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम अपने कंट्री के रेसिडेंट्स और फॉरेन रेसिडेंट्स के बीच में मैम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, ओके। और एक वर्ड है, क्या है वो वर्ड, बताना मेरे को, एनीवन, ओके, एनीवन, क्विकली, देयर वाज समथिंग, व्हाट वाज इट, ट्राई, पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं बोल रहे हो, एग्जैक्टली पीरियड ऑफ टाइम, इट्स 1 2 3 4,
and this fifth one, the period of, for a particular period of time. बोलोगे आप ना? ओके, नाउ ये सारी चीजें आपको क्लियर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सारी चीजें आपको डेप्थ में पता होनी जरूरी है। आप आंसर में लिख तो आओगे कुछ भी, बट ये सारी चीजें आपको डेप्थ में पता होनी जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी ना मैं एक चीज आपको क्लियरली बताने जा रही हूँ जो आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है मैम, वो क्या है बताते हैं? ओके, ओके, देखते हैं क्या है वो। सबसे पहली चीज, ओके, आपको एक वर्ड जान लेना है एंड दैट इज कैश इनफ्लो। आई होप यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ इट। एंड कैश आउटफ्लो, दो वर्ड्स, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब देखो पूरे चैप्टर में, अब वो चाहे कंट्री का, अब वो चाहे कंट्री का रेसिडेंट हो, एक कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के कोई ऑफिस हो, वी डोंट माइंड, एक सिंगल बिजनेसमैन हो, एक प्रोपराइटर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारे कंट्री का है तो हम लोग उसको कंट्री मानेंगे, हम लोग स्ट्रेट उसको अपना कंट्री मानेंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, और सेम चीज फॉरेन में, चाहे वो फॉरेन का गवर्नमेंट हो, रेसिडेंट हो, कंपनी हो, कोई एक इंडिविजुअल हो, वी डोंट माइंड, उसको हम एक फॉरेन कंट्री ही समझेंगे। अब मेरी बात को समझो, मैं ये क्यों बोल रही हूँ। इसको हम सी ही समझेंगे और इसको हम एफ ही समझेंगे। क्यों मैं बता रही हूँ फिर से, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बस जान लो, मैं बताती हूँ क्या। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीम सी और ये हो गया हमारा टीम एफ, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, उस कंट्री का या इस कंट्री का। ठीक है, कोई भी चीज, अगेन, कोई भी चीज अगर हमारे कंट्री से यहां से वहां जा रही है बदले में, ठीक है, कोई भी चीज हमारे कंट्री से यहाँ जा रही है और यहाँ से उस चीज के लिए पैसे आ रहे हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस जा रही है, उसके बदले हमें पैसे आ रहे हैं, वो हो गया कैश इनफ्लो। अभी थोड़ा सा अकाउंटिंग बुद्धि दूर छोड़ोगे, एसेट और लाइबिलिटी बुद्धि थोड़ा सा दूर छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, हम कोई चीज बेच रहे हैं, कोई चीज कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें पैसे आ रहे हैं तो वो कैश इनफ्लो है, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे यहाँ से, ठीक है, अगर हमारे यहाँ से पैसे जा रहे हैं, हमारे यहाँ से अगर पैसे जा रहे हैं, बदले में भले कोई भी चीज आ रही हो, बट अगर हमारे यहाँ से पैसे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है मैम, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, दिमाग में इसको कहीं से भी बस ऐसे बंदूक मार के गुजार लो कि हमारे यहाँ से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना देखना है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास या पैसे जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब तुम कुछ शेड्यूल्स पढ़ोगे, ठीक है, मैं बताऊंगी कि क्या शेड्यूल्स होते हैं, उसके बारे में तुम पढ़ोगे, साथ में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब पढ़ोगे, बट प्रिंसिपल एक ही है, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक ही है, याद रखेंगे आप। ओके, इसको दिमाग में एक से इससे करके बैठा लो पूरे अच्छे तरीके से। फाइन, लेट्स मूव।
फाइन, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बोला गया है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जिसको हम बीओपी अकाउंट भी बोलते हैं, बेसिक, ठीक है। और ये डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं। मेरे प्यारे कॉमर्स वाले बच्चों, आपके जो फेस पे स्माइल आया है ना डबल एंट्री सुन के, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे होता है, सिंगल एंट्री नहीं होता है यहाँ पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग होते हैं, यानी कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री अकाउंटिंग में होता है। बीओपी अकाउंटिंग हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। मैम ये सब बातें हमें क्या पढ़ा रही है, पढ़ते हुए यार हम लोग बहुत बड़े हो गए। ऑफ कोर्स आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। नाउ balancing item errors and omissions must be added to the balance the BOP accounts। मतलब बोल रहा है कि जो भी बैलेंसिंग आइटम होता है, ठीक है, एरर ओमिशन होता है, उसको मस्ट बी एडेड टू द बैलेंस, ठीक है, एडेड टू द बैलेंस। हम लोग उसको ऐड करके रखेंगे, जैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे विल बी एडिंग इट टू द बैलेंस। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ क्या, देखो ये मान लो एंट्री है, जैसे हम लोग सीडीबीडी करते हैं ना, कि मान लो ये वाला साइड पे 10,000 हो रहा है और ये वाला साइड पे 9,000 हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1K डालते हैं ना, सेइंग इट एज सीडी, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए जो हमने यहाँ पे अमाउंट डाला है वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंसिंग आइटम एरर्स हो, ओमिशन हो, उसको हम लोग बैलेंस करके यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉर मेकिंग इट परफेक्ट। टैली करने के लिए उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, नेमिंग इट एज बैलेंस, ठीक है। नाउ अब ट्रांजैक्शंस मैम कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बताइएगा ना, कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि फॉरेन से हम लोग बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। ओके तो देखो ट्रांजैक्शंस को अगर आप 5 बड़े कैटेगरीज में या 5 मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करते हो, सबसे पहला वाला होता है आपका जीएनएस अकाउंट, गुड्स एंड सर्विस अकाउंट। फिर होता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट। देखो गुड्स एंड सर्विस तो आपको समझ आ गया होगा। यूनिलैटरल, यूनि का मतलब होता है एक तरफा या एक, तो ये होता है एक तरफा कोई भी ट्रांसफर। मैम किस तरीके से बेटा, देखो गिफ्ट्स, आपको बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलते हैं ना, है ना, बदले में क्या मिलता है उन बेचारों को, केक, चॉकलेट्स, डजंट मैटर, दैट्स नॉट द कंसर्न, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप भी किसी को गिफ्ट्स देते हो, तो वो आपका होता है ना, आप सेल्फलेसली देते हो, आप ऐसे मतलब से नहीं देते हो, आपको सामने से कुछ बदले में चाहिए नहीं होता जब आप गिफ्ट देते हो। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर हो सकता है ना, कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के किसी मेंबर को, एक कंट्री से किसी और कंट्री को गिफ्ट आया या गिफ्ट गया, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम सारे, अगेन हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, देयर इज शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल अकाउंट एंड देयर इज अगेन शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट्स हैं जो कि बीओपी में डील करते हैं। अभी यहाँ पे तुमको कुछ कैटेगरीज दिख रहे हैं। डेबिट का मतलब होता है माइनस, जाना, आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रुपया, कैश। क्रेडिट का मतलब आना, इनफ्लो, ठीक है। ये चार्ट को चार्ट लो, चार्ट को फुल तरीके से चार्ट लो। कैटेगरी 1 में देखो क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मैम हमने तो गुड्स एंड सर्विसेज मंगाए, वो तो इनफ्लो हुआ, थप्पड़ पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि कंट्री एफ यहाँ से कुछ आए, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज है तो अपने यहाँ से रुपया जाएगा, और मैं सामान या सर्विस का इनफ्लो आउटफ्लो का नहीं, मैं रुपया का इनफ्लो और आउटफ्लो का बात कर रही हूँ। तुम्हारे यहाँ से तो पैसे जा रहे हैं ना, दैट इज आउटफ्लो ना, तो वो कहाँ जाएगा मैम, डेबिट, अभी तो बताया आपने, भूल गई क्या, ऑफ कोर्स सॉरी। ओके एंड क्रेडिट में क्या, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ से सामान जाएगा या सर्विसेज जाएंगी, तो हमें रुपया आएगा, तो वो इनफ्लो है, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स मेड, हमने जो गिफ्ट्स दिए हैं। मैम आप एक चीज भूल रही हैं, आप बोल रहे हैं यहाँ पे आप कैश की बात कर रही है, ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, तो हमने यहाँ से गिफ्ट्स भेजे हैं बाहर, बदले में हमें कुछ नहीं मिला, हमारा गया ही है, ठीक है, तो वो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, वी आर ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे देखो कैटेगरी नंबर 3, दो तो बहुत सिंपल था, अब जो है ना,
अभी एकदम दिमाग में बिठाना है आपको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में, एकदम दिमाग में बिठा लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो आप इसको फिर सॉल्व करने में आपको इशू होगा। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म। अच्छा सुन लो मेरी बात, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, गवर्नमेंट करे, इंडिविजुअल करे, बिजनेस फर्म करे, अगर पैसे जा रहे हैं वो डेबिट ही होगा, अगर पैसे आ रहे हैं तो वो क्रेडिट ही होगा। याद रखेंगे इस बात को आप। और एक बात को याद रखेंगे, एक टाइम पे आपने एक बार के लिए चीजें भेजी थी, आज के दिन पे क्या हो रहा है हमें वो सोचना है। एक टाइम पे आपको पैसे मिले थे, पर आज के दिन पे मिल रहे हैं या जा रहे हैं वो सोचना है। यानी क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ये मैम ये इनफ्लो है, ठीक है, या आउटफ्लो है ऑफ कैश। दूसरी चीज, पहले क्या हुआ भाड़ में जाए, आज के दिन पे, आज के टाइम पे, टुडे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट है, वो इंडिविजुअल है, वो कंपनी है, हम सिर्फ देखेंगे क्या वो सी है या वो एफ है। आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, वरना कोई भी चीज गड़बड़ करोगे। देखो, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री, ठीक है, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। मैम बहुत अच्छी बात है ना, एसेट इंक्रीज हुआ, क्रेडिट, शट अप। एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज होना इज ऑलवेज डेबिट, अकाउंट्स का मॉडर्न रूल है ये, ठीक है। अब जो अकाउंट्स के बच्चे नहीं है, जो कॉमर्स के बच्चे नहीं है, वो ध्यान से सुनो, सीबीएसई में तो आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है। एसेट इंक्रीज होना डेबिट माना मैंने, कैसे मैम, एसेट इंक्रीज हो रहा है आज के दिन पे, आज के दिन पे मैंने इस चीज को मैम परचेज कर लिया है, ओके, मैंने इस चीज को परचेज तो कर लिया, बट क्या ये मेरे पास एसेट भी बन गया, बट इस चीज के लिए मैंने पैसे तो दिए ना मैम, तो कैश तो आउटफ्लो हुआ, तो ये तो डेबिट होगा, ऑफ कोर्स यस, यही तो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म कंट्री एसेट्स, मैम 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 यहाँ गलती है, लॉन्ग टर्म होम कंट्री के एसेट्स जो फॉरेन प्राइवेट सिटीजन और गवर्नमेंट ने खरीद रखे थे, यहाँ पे था इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स, हमने फॉरेन में कोई एसेट खरीद लिया है, लेकिन फॉरेन में एसेट खरीदा है तो पैसे तो बाहर गए, तो वो डेबिट हो गया। दूसरा वाला तो मैम डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज होगा तब तो बात ही अलग है, बात सुनोगे तो, बोला है कि होम कंट्री का एसेट जो फॉरेन का कोई इंसान होल्ड कर रहा था और गवर्नमेंट होल्ड कर रहे थे, वो डिक्रीज हुआ है। हमारे कंट्री में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था, उसको उन्होंने बेच दिया। अगर बाहर के लोग थे, यहाँ हमारे कंट्री पे एक प्रॉपर्टी लिए थे, उसको बेच दिया, तो उनको पैसे मिलेंगे, और उनको पैसे हमारी ही कंट्री से मिलेंगे, यानी हमारे कंट्री से पैसे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे वाइस वर्सा हुआ है, देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैटेगरी 3 का ये वाला भी देखेंगे फिर से। नाउ डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स, ठीक है, हम हम लोग बाहर के कंट्री में एक एसेट ओन कर रहे थे, एक टाइम पे कर रहे थे, आज के दिन पे हमने उस एसेट को बेच दिया, तभी ना एसेट डिक्रीज होगा, बेच दिया तभी तो डिक्रीज होगा, तो एसेट हमारा हो रहा है डिक्रीज। मैम एसेट डिक्रीज हो रहा है, फॉरेन में हमने खरीदा था, बुरी बात है ना, अरे बेवकूफ, वहां पे तुम अगर बेचोगे या सेलिंग एसेट्स जो आपने खरीद रखा था फॉरेन में, तो क्या होगा मैम, हमारे पास पैसे आएंगे बाहर के, ऑफ कोर्स यस, पैसे आएंगे, इनफ्लो हो रहा है। यही चीज यहाँ पे फिर से देखो, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मैम बाहर के लोग हमारे कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर बाहर के लोग हमारे कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पैसे तो आएंगे हमारे कंट्री में, राइट। यही दो चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे भी वही दो चीज लिखी हुई है, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग अलग है। आप इसको अनलेस एंड अनटिल अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना एक फ्लो चार्ट बना के,
कसम से बोल रही हूँ भूल जाओगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं, मैं पढ़ा दी हो गया, बट अनलेस एंड अनटिल तुम बैठ के नहीं बनाओगे, तुमको जब तक डाउट नहीं आया इसमें, तब तक तो मैं मान ही नहीं सकती एक बार में समझ ही कैसे आ गया। बहुत 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 ज्यादा शार्प हो फिर तो तुम। पर अपने हाथों से अनलेस अनटिल एक फ्लो चार्ट नहीं बनाया ना, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसको देख करके कैलीग्राफी कंपटीशन करो अपने कॉपी में, नहीं, दैट्स वेस्ट, टाइम वेस्ट। जस्ट मेक अ बेसिक नोट ऑफ इट, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हमें ये समझना है। तो इस चीज को अच्छे से आप समझो, फिर ही आप कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 भी उसी तरीके से आप समझ जाओगे। जो बात यहाँ लिखी हुई है वो बात एक बार गवर्नमेंट को लेके बोली गई है और एक बार के लिए शॉर्ट टर्म को लेके बोली गई है, बात सेम है। बात सिक्योरिटीज से लेके है, जैसे कि वहां पे आप प्रॉपर्टी से खेल रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटीज से खेल रहे हो, कोई भी फर्क नहीं है, फर्क बस यही है, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। कंसेप्ट किस चीज का क्लियर रखना होगा, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कंसेप्ट किस चीज का क्लियर रखना है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का कंसेप्ट, इसको एकदम अच्छे से रखना है, ठीक है, क्लियर। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एसेट जब हम परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज एसेट, व्हेन वी परचेज एसेट, मनी डिक्रीजेस, यानी कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। अब फॉरेन रेसिडेंस अगर हमारे कंट्री में आके, बाहर के लोग यहाँ आके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो हमें पैसे देंगे हमारे कंट्री में ना, हमारे कंट्री में तो वो पैसे देंगे, विच इज अ गुड थिंग। तो वो हमेशा कैश इनफ्लो होगा। अगर हमने फॉरेन में एक प्रॉपर्टी, फॉरेन कंट्री में हमने एक प्रॉपर्टी इंडिया के नाम पे खरीद रखी है, किसी ने भी खरीद रखी है, गवर्नमेंट ने, इंडिविजुअल ने, कंपनी ने, डजंट मैटर, ठीक है, हमने खरीद रखी है, उस टाइम का बात छोड़ो, आज के दिन पे इस प्रॉपर्टी को आज के दिन पे मैं बेच रही हूँ, ठीक है, आज के दिन पे इस प्रॉपर्टी को मैं बेच रही हूँ, तो सोचो क्या होगा, पैसे मेरे को मिलेंगे, यस मैम, इनके पैसे जाएंगे, इनके कंट्री से पैसे जाएंगे, हमारे कंट्री में पैसे आएंगे, ठीक है, एसेट भले कम हो गया हो बट आएंगे ना, तो ये कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। यही चीज अगर फॉरेन रेसिडेंट हमारे कंट्री में जो ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था, इसको वो बेच दे, तो हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, हमारे कंट्री से पैसे जाएंगे, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। तो आपको देखना है कि इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस ट्रांजैक्शन से जो वो कर रहे हैं, उससे कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है। मैंने बोला ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा थ्योरी प्रैक्टिकल, उस बेसिस पे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको चीजों को निकालना पड़ेगा, सोच के एक चीज को अप्लाई करनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट थ्योरी, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री में क्या हुआ है, उस टाइम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, एंड चीजों को आपको फिर लिखना है। सो टफ या इजी दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, 40-40 मार्क्स का वेटेज रखता है, दोनों आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन इट इज मोर टुवर्ड्स थियोरेटिकल इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर टुवर्ड्स योर ब्रेन वगैरह आपको थोड़ा सा लगाना है। सो आई एम कीपिंग इट टिल हियर, okay, I hope this demo would have been like very helpful for you. Of course जो क्लास 12th के भी बच्चे जो अभी करंटली बोर्ड्स दे रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख करके चीजें समझ सकते हैं, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो शायद क्लियर हो जाएगी। इसका एक रिवीजन वीडियो जल्दी आने वाला है, ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग सीरीज आउट ऑफ इट, सो होपफुली आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ओके, एंड थैंक यू। बाकी सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फो आपको मिल जाएंगे। वी प्रोवाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ओनली फॉर कोलकाता स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंटर दमदम में है। सो अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है तो यू कैन सिंपली, आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी।
एंड स्टिल इस चीज के ऊपर भी अगर आपको कुछ भी है तो आप मेरे को एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो। माय नंबर इज 9883148816। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, नॉट द कॉलिंग नंबर। आप टेक्स्ट करो, आपको 24 आवर्स के अंदर इजीली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, एंड प्रिंटेड नोट्स आपको दिख ही रहे होंगे। जब मैं रिविजन वीडियो पोस्ट करूंगी इस चैप्टर का तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा। So thank you everyone for watching, and if you like this video, do share with your friends, and क्लास 11 से जो 12th में अभी बच्चे गए हैं आप तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल ही शेयर करो, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दुआ मिलेगी, दुआ। एंड या, थैंक यू, बाय।